बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पाकिस्तान की वजारत कानून और इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने यह दरखास्त दी कि जेर हिरासत इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव की अपनी सजा के खिलाफ नजर सानी की अपील की पैरवी के लिए एक वकील मुकर्रर किया जाए ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद करने में हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या भारत आलमी इदारों के पाकिस्तान बाबत फैसलों पर अपनी जिम्मेदारी अदा करता रहा है, क्या आगे करेगा? बुध के रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर होने वाली जो दरखास्त थी उसमें कुलभूषण जाधव को फौजी अदालत से मिलने वाली सजा के हवाले से फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस ज़िमन में जारी किए गए एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो दायर की गई उसके हवाले से ऑपोजिशन रहनुमाओं के बहुत से बयानात सामने आ रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले जो बाकी लोग थे उनको यह फेयर ट्रायल का हक दिया गया था? यह अहम सवाल है कि क्या दहशतगर्द जो खुद एतराफ कर लें, जैसे कुलभूषण जाधव ने एतराफ किया, या दहशतगर्दी साबित हो जाए और उन्हें क्या यह हक दिया जाना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट के जो फैसले थे उसके बाद वो दोबारा अपील कर लें? और अगर ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म की तामील के लिए महज जो कदम उठाया तो ऐसा बुरा आखिर इसमें पाकिस्तान ने किया क्या? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई ने कुलभूषण को सहूलत फराहम करने के लिए ऑर्डिनेंस फराहम किया है। यह ऑर्डिनेंस गैर आईनी है, गैर कानूनी है। उन्होंने इसे एनआरओ का नाम दे दिया। बिलावल साहब के बकौल इमरान खान साहब ने इसे भी एनआरओ दिया, उसे भी एनआरओ दिया, सबको एनआरओ दे दिया है। पहले यह कहते थे कि इमरान खान साहब तो एनआरओ दे नहीं सकते। अब अगर ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इतने सारे एनआरओ दे दिए तो किस तरह से ये एनआरओ इमरान खान साहब ने दे दिया? आखिर ये कहना चाह क्या रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट में आके स्पीचेस सिर्फ इस वजह से करते हैं, तनकीद बराए तनकीद सिर्फ इस वजह से करते हैं, और पार्लियामेंट के बाहर भी हमारी हुकूमत पर तनकीद सिर्फ इस वजह से करते हैं कि इनको एनआरओ चाहिए। और दूसरी तरफ से चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो आगे हमेशा यही कहते रहे कि इमरान खान साहब तो एनआरओ दे नहीं सकते। अब खुद ये तमाम जो ऑपोजिशन है वो यकजुबान होकर कह रही है कि इमरान खान साहब ने एनआरओ दिया है। अब एक और सवाल यहां पर यह है कि अगर कुलभूषण को पाकिस्तान आजाद करने नहीं जा रहा तो आलमी अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करने में आखिर बुराई है क्या? क्या इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करता है, भारत नहीं करता? फरूक नसीम साहब ने जब पार्लियामेंट में बात की तो उनका यह कहना था, फरूक नसीम साहब ने कहा कि हमने कुलभूषण को यह ऑप्शन देकर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानकर भारत के हाथ बांध दिए हैं। भारत इससे पहले कौंसलर रसाई का कहता रहा, भारत इससे पहले कुलभूषण को रिहा करने का कहता रहा, पाकिस्तान ने रिहा तो नहीं किया। आलमी अदालत इंसाफ में जब भारत ये केस लेकर गया तो वहां सर फैसला यह हुआ कि कुलभूषण को रिहा नहीं किया जाएगा। खुद इस बात का एतराफ कर चुका कि वो दहशतगर्दी करवाता रहा पाकिस्तान में, लेकिन कौंसलर रसाई दी जाए, 3 दफा कौंसलर रसाई दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं फरूक नसीम साहब ने। यकीनन भारत के पास ऑप्शंस खत्म होते जाएंगे और इसी तरह और किसी ना किसी सतह पर भारत दुनिया की नजर में दहशतगर्द मुल्क साबित होगा। लेकिन यहां पर सियासतदानों का मकसद यह लग नहीं रहा। बिलावल ने कहा कि इसके बावजूद कि कुलभूषण ने ऑर्डिनेंस का फायदा लेने से इनकार कर दिया है, अगर ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत थी भी तो हुकूमत को ऑपोजिशन और आवाम को बताना चाहिए था। यह एक उनका जायज दावा है, लेकिन साथ ही साथ यह कह देना कि कुलभूषण को एनआरओ दे दिया स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, यह गद्दारी का इल्जाम लगाने के मुतरादिफ है। अगर इस किस्म का ऑर्डिनेंस उन्होंने कहा कि हम लाते तो हमारा जीना हराम हो जाता। असल बात यह है अगर हम ऐसा करते तो क्या होता? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ऑर्डिनेंस हम लाते तो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल इस्लामाबाद में धरना दे देती। कुलभूषण ने भारत का जासूस होने का एतराफ किया, यकीनी तौर पे किया। सिलेक्टेड वजीर आजम मुल्क का वजीर आजम नहीं होना चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि वजीर आजम एनआरओज दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो सिलेक्टेड वजीर आजम भी कह देते हैं उन्हें। यहां अगर देखा जाए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी गो के कुछ जायज पॉइंट्स उठाती नजर आती हैं, लेकिन दरअसल कुछ बदले किसी यहां पर बू आती है, बदला लेने की कोशिश करती नजर आती हैं। एक वक्त में ये दोनों जमातें कहती थी कि गद्दारी के इल्जामात लगाने की सियासत खत्म होनी चाहिए और नजरियाती सियासत होनी चाहिए, इशूज पर सियासत होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब किसी दौर में जब वजीर दिफा थे वो खुद ये बात तस्लीम करते रहे। अभी वो कह रहे थे ऑप्शंस आप खुद बनाते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम फॉरेन ऑफिस के पास फंड्स कितने हैं, लॉबिंग करने के लिए आपको रिसोर्सेज कितने दरकार होते हैं, इन तमाम चीजों का एतराफ वो खुद भी अपने दौरे हुकूमत में करते रहे। लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि एक इशू पर उसको रिजॉल्व किस तरह से किया जाए। ये पाकिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला, कुलभूषण का मसला, दहशतगर्दी का मसला, लेकिन सोल्यूशन की तरफ कोई नहीं जा रहा। यहां पर सिर्फ यह बात की जा रही है कि अगर हम होते तो हमारे साथ क्या किया जाता। अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने हमारे साथ ये सब कुछ किया था, लिहाजा हमने भी अब यही सब कुछ करना है। ये दोनों जमातें, खासतौर पर नून लीग, ये क्लेम कर चुकी है कि वो अब इल्जामात की सियासत से निकलकर नजरियात की सियासत किया करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात करें रियासत पाकिस्तान की तो यह मिसरा के है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात,
पाकिस्तान पर सादिक आता है और पाकिस्तान को ये कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरह आलमी बरादरी की हिमायत हासिल की जाए। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है उसका आपसे तारुफ करवाते जाएं। हमारे साथ रमेश कुमार साहब होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद होंगे नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेख साहब आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लोधी साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। एज अ डिफेंस एनालिस्ट आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने क्या ऐसा बुरा इकदाम किया है आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मानकर, और जो बात कर रहे हैं फरूक नसीम के भारत के हाथ मजीद बंधते जा रहे हैं इस मामले से कि पाकिस्तान उसको इंप्लीमेंट कर रहा है उस फैसले को जो आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से आया, ये दुरुस्त लगता है आपको? इसमें से अगर हम पॉलिटिक्स निकाल दें तो ये प्योरली एक लीगल मैटर है, और दूसरा एक ऐसा मामला जो कि इंटरनेशनलाइज हो गया, उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाती हैं, जबकि आईसीजे ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, उसके बाद की बातें हमें करनी चाहिए। इसको छोड़ देना चाहिए कि हमें जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये तो भी कोई वो जो ज्यादा अच्छे कानूनदान इंटरनेशनल कानून को जानते हैं वही इस पे तबसरा कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमें आईसीजे के जो डायरेक्शन है उस पर अमल तो जरूर करना चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। उसके लिए जो कुछ हम कर सके वो करें, लेकिन इसको ज्यादा मुराद देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आपने पहली कौंसलर एक्सेस दे दी और दूसरी कौंसलर एक्सेस के लिए ऑफर की और वो नहीं आए, तो आपने तीसरी दफा ऑफर की, तो ये मैं मानता हूं कि इसको इंटरनेशनलाइज होने की वजह से आपने आईसीजे के जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक जाना है। लेकिन ये मैं नहीं मानता कि जब आप कोई फालतू टाइम दें या ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। और इस चीज का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कलभूषण कह रहा है खुद, जो हम तक बात पहुंची है, मीडिया भी को भी मालूम है कि वो ज्यादा लंबा ये इसको मुकदमे को नहीं चलाना चाहता, वो स्ट्रेट वे क्लेमेंसी की अपील में जाना चाहता है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील करना चाहता है, और हिंदुस्तानी हुकूमत इसको लंबा खींचना चाहती है, जो कि हर मुकदमे में होता है, बिकॉज इतना वो लंबा खींचे जो भी है उसको उनको उसी में वो उनको सूट करता है। लेकिन एक बात ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे थे, एक बात मेरी जरूर सुन लें, एक बात जरूर सुन लें, ये मैं आपको बता दूं, कलभूषण को अभी आप फांसी नहीं दे सकते, ये बात आप लिख के चिट पे अपनी जेब में डाल लें। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ऑप्शंस निकाले जाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे थे, अब इससे पहले जब भी भारत इस मामले को लेकर गया था आईसीजे में, उस वक्त भी काफी डिस्कशन हुई और एट लेंथ हुई कि बहुत से ममालिक ने आईसीजे के फैसले मानने से इनकार किया भी। पाकिस्तान अगर, अभी आप कह रहे हैं फांसी नहीं दे सकता, लेकिन एट अ लेटर स्टेज अगर पाकिस्तान इस फैसले की तरफ जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कह रहे हैं कि ऑप्शन निकाले जाते हैं, तो ऑप्शन निकालने का वक्त तो उस वक्त था जब आईसीजे में बुलाया था हिंदुस्तान ने और हम चले गए, उस वक्त ऑप्शन निकालना चाहिए था ना, कि हम जाएं कि ना जाएं। भारत की चालाकी देखिए कि उसने बुलाया तो काउंसलर एक्सेस के लिए, जिसकी वजह से जुरिस्डिक्शन उनकी होगी, लेकिन जब वहां पर मामला चले तो रिव्यू की बात आ गई। देखिए, काउंसलर एक्सेस और चीज है, रिव्यू करना और चीज है। तो हम इसको समझते हैं बड़ा हमारी जीत हो गई कि जनाब उसको रिहा नहीं किया, उसकी सजा में कोई बात नहीं की, लेकिन हमारी हार इस चीज में है कि काउंसलर एक्सेस के अलावा आईसीजे ने इस मामले को रिव्यू करने की बात कर दी, जो कि हमारे कानून में नहीं था। उसके लिए फिर हमें ये ऑर्डिनेंस वगैरह लाना पड़ा सब कुछ। तो जब दुनिया का ये दस्तूर है कि जिस मुल्क का कानून होता है वो उसके मुताबिक चलता है, हमारे किसी जासूस को काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई, तो ख्वाजा साहब से कोई ये पूछे कि ऑप्शन का टाइम तो वो था जब वो इक़्तिदार में थे, उस वक्त उन्होंने ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल की? सही बात। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान आईसीजे के फैसले को नहीं मानता, जिस तरह भारत ने बहुत से आईसीजे के फैसलों को नहीं माना, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर पाकिस्तान को जरा जरूरत है लॉबी मजीद करने की, आलमी बरादरी को साथ मिलाने की, उसके आगे रेपरकशंस क्या हो सकते हैं? देखिए जी, बात यह है कि अगर तो पाकिस्तान ये समझता है या पाकिस्तान की लीडरशिप ये समझती है, चाहे कोई भी लीडरशिप हो, अभी वाली हो पहली वाली हो, कि आपके अच्छा बच्चा बनने से कोई अपने वो तब्दील कर देगा जो जिसकी हमायत उन्होंने करनी है या नहीं करनी है। दुनिया मेरे भाई हमायत करती है मुल्कों की अपने इंटरेस्ट को देखकर, आपकी अच्छाई देखकर, आपका इखलाक देखकर, इन चीजों पे नहीं दुनिया चलती। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि रियल पॉलिटिक्स और ये एथिकल पॉलिटिक्स में कोई समझ बूझ है
हमारे लोगों में कि नहीं है। आप लेट जाएं, आप मिट्टी चाट लें, मजाल है कोई आपकी मदद को आए। जहां तक कश्मीर का मसला है या कोई और मसला है, आपके अच्छा बच्चा बनने से एक रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई मोदी की उसमें तब्दीली लेकर आनी है उसके रवैये में, ये कश्मीरियों को लानी पड़ेगी, ये पाकिस्तानियों को लानी पड़ेगी। ये जो जनरल साहब ख्वाजा आप आसिफ अपना साहब काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये भी जो साथ बात है कश्मीर को मिलाकर करते हैं, सकूत कश्मीर हो चुका, आईनी हैसियत कश्मीर की वो हम सब के सामने है, उसकी कह लें एनिवर्सरी भी आने वाली है अभी। ये सब मामला स्टेट ऑफ पाकिस्तान पर डाल देना कि जान इन्होंने किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं मामले को? इन स्टेटमेंट बात यह है कि मैं तो ये समझता हूं कि जब कोई ऐसा मामला हो जिसमें पाकिस्तान का कोर इंटरेस्ट शामिल हो, तो हुकूमत को भी चाहिए कि सबको साथ बिठाकर पॉलिसी बनाए, क्योंकि ये बहुत अहम और नाजुक मामला हैं। और ऑपोजिशन को भी चाहिए कि जब कोई बात हो जाए या कर ले तो हमायत करें, अंदरूनी खाना जो मर्जी वो करते रहें। तो इस तरीके से बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है कि देखें जो मालूमात है हुकूमत के पास, जो मालूमात है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, हो सकता है वो मुझे ना मालूम हो, वो अपोजिशन को ना मालूम हो कि क्यों उन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार किया। पूछे जरूर उनसे, लेकिन इसको सरेआम इस तरीके से कहना कि हमने सकूत कर लिया और हमने गिवन कर दिया, मेरा ख्याल ये कोई बहुत ज्यादा मुनासिब बात। बहुत शुक्रिया। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जियाकार, अपना तज्जिया। कैसर अहमद शेख साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो ख्वाजा आसिफ साहब से पहले पूछा गया, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर लेना चाहूँगा। ऑप्शंस क्या थे पाकिस्तान के पास? और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को जो रिव्यू का उन्होंने कहा, ना मानते अगर हम, ये बात अपनी जगह पर, ये पॉइंट दुरुस्त के इसको पार्लियामेंट के सामने, आवाम के सामने लाना चाहिए था, थ्रू ऑर्डिनेंस नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा ऑप्शंस आपकी नज़र में थे कोई? मोहम्मद अकबर बाजवा साहब, असल बात तो यही है जो आपने खुद कह दी कि इसको ऑर्डिनेंस लाने का क्या मकसद है। हमें जब पार्लियामेंट इन सेशन है या हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, हर चीज़ को हम तो पहले दिन से ही हर कोई तनकीद करता है कि ऑर्डिनेंस नहीं है, चाहे कोई भी लेके आए, कोई भी हुकूमत। जब ऑर्डिनेंस आप लेके आते हैं तो ऑप्शन का क्या, वहाँ देखिए ना, मुझको भी डिस्कशन नहीं रह जाती। ये सारी डिस्कशन तो पार्लियामेंट में और असम्बली में होनी चाहिए और मुख्तलिफ मेंबर्स पार्लियामेंट की राय लेनी चाहिए ताकि मुख्तलिफ ऑप्शन सामने आए। अब ये इतना सेंसिटिव मैटर है, ये जो हम स्टैंड लेते रहे, वो सारा स्टैंड खुद हम आलमी अदालत ने हमें बुलाया तो हम वहाँ गए, तो ये बड़े ऑप्शंस मौजूद थे और अभी भी हैं। तो व्हाई नॉट? शेख साहब, इज देयर अ पॉसिबिलिटी, कोई ऐसी मुमकिनात में से कुछ ऐसा है कि कोई ऐसी हसास इंफॉर्मेशन हो जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया, जो नईम खालिद लोधी साहब बात कर रहे थे? डू यू थिंक सो? आपका ख्याल है कि हो सकती है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन? अरे ऑर्डिनेंस करके ना, तो आप दुनिया में भी आपका इमेज अच्छा नहीं बन रहा। अगर असम्बली कोई चीज़ करती या पार्लियामेंट कोई चीज़ फैसला करती तो पूरी दुनिया में भी उसकी तौकीर होती और दुनिया में उस राय को अहमियत होती। अब सिर्फ यही है कि हर वक्त तो हमें कहते रहे कि मोदी का जा रहे हैं और ये और वो। मैं हैरान हूं कि क्यों हम इन सेंसिटिव मैटर्स पे भी अपने में कंसेंसस नहीं बनाते। फिर इन असेंबलियों का मकसद क्या है? पार्लियामेंट क्यों होती है? सारे इलेक्टेड आपके लोग हैं और दानिश्वर हैं, तो आप एक फैसला कर लेते हैं, बैठ के खुद एक आदमी फैसला कर लेता है, ऑर्डिनेंस बना देता है और उसको पूरे मुल्क पे थोप देता है। और अगर उस पर कोई तनकीद करे या कोई इख्तिलाफ राय लाए तो वो आपको पसंद नहीं आती। तो असल में इतना बड़ा सेंसिटिव मैटर है। इंडिया ने जो कुछ किया है, जो कश्मीर का उसने पूरे का पूरा कब्जा कर लिया, हम क्या कर रहे हैं अभी तक? हमें तमाम, अच्छा अगर फर्ज कीजिए जो भी व्हाटएवर ऑप्शन हैं, तो उन ऑप्शन पे अगर सबका कंसेंसस था तो फिर ये तो तनकीद ना होती और पूरी दुनिया उसको, उसकी अहमियत को भी समझती और पूरी दुनिया उसको सराहती भी। या पूरे हमारी जिस तरह के मामला ओवरऑल सिर्फ चल रहे हैं, 2 साल के अंदर किसी एक चीज पर कंसेंसस नहीं हुआ सिवाय इसके कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के मामले पर। तो आपके ख्याल में इस मामले पे कंसेंसस, इत्तफाक राय हो जाना था? नहीं, ये बात नहीं है। ये कश्मीर का जब मैटर था, जब इंडिया ने ये जो एस्केलेशन की, वहां बैठे पूरी पार्लियामेंट सेशन था, पूरी पार्लियामेंट ही आवाज होके किया कश्मीर के ऊपर। तनकीद कर रहे हैं सर आप, आज भी आपकी पार्टी तनकीद कर रही है उसके बाद जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई। पार्टियां ने 100% उस पर वोट दिया। मैं सब पूरे जॉइंट सेशन था। ये बात नहीं है, कई मैटर्स पे बिल्कुल कंसेंसस। और ये तो रोज तनकीद हो रही है शेख साहब, रोज तनकीद ये हो रही है हुकूमत पर कि हुकूमत ने उस जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बाद जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसको वक्ती तौर पर सबने माना, उसके बाद जो स्ट्रैटेजी चली उस पर आपकी पार्टी, पीपल्स पार्टी, सब तनकीद कर रहे हैं। इस पर आगे मजीद बात करते हैं। मैंने जरा डॉक्टर रमेश कुमार साहब से मैंने ये एग्जैक्ट सवाल पूछना है जो मेरे भी जहन में है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत इस वक्त मुल्क में मौजूद है, इस पार्लिमानी निज़ाम के होते हुए
ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? रमेश कुमार साहब आप बता दीजिए, साथ रुबीना कायम-खानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। रमेश साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जी रमेश भाई। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सेंसिटिव मैटर्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो असेंबली के अलावा इंटरनली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में पार्लियामेंट लीडरान के साथ वो डिस्कस हो सकती हैं और वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी हो सकती हैं। वैसे पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर ऑर्डिनेंस को जो है ना वो रिग्रेड किया जाता है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है और मैं इस चीज़ का हामी हूँ। मैं इस इशू के बारे में, देखिए मेरी तो आपको पता है कि फॉरेन रिसर्च और दुनिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी है। एक तो ये कि यहाँ पे हमें रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करनी चाहिए और मुल्क की हालात को देखते हुए पार्टी से बालातर होकर बात करनी चाहिए। अगर देखा जाए गलतियों के हवाले से तो ICJ में जाना उस वक्त भी गलत फैसला था जब तसदुक हुसैन जिलानी साहब को भी कह रहे थे। मैंने उस वक्त भी अपनी राय अपनी लीडरशिप को दी थी, इदारों को दी थी कि भाई ये किसी तरीके से वो तो हो गया ना आपका फैसला जो अभी आप ये कह रहे हैं, नहीं अभी आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की हुकूमत ने गलत किया ऑर्डिनेंस लाकर, अभी आप ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अब मैंने फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा आपकी बात को। आप मेरी क्लिप सुन लेना कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट्री लाइफ के अंदर रिग्रेट किया जाता है ऑर्डिनेंस को और उसको ऑर्डिनेंस को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मगर कुछ सेंसिटिव मैटर्स ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट्री लीडरान के बीच में डिस्कस होता है। आपको पता है सऊदी और यमन वाला जो मैटर था जो पार्लियामेंट के अंदर जो लेके आए मियाँ साहब, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये पार्लियामेंट्री लीडरान के अंदर पाकिस्तान वैसे भी दुनिया के नक्शे के ऊपर, पाकिस्तान जो आलमी जो हमारी कुव्वतें हैं उनके आगे, इंडिया के आगे काफी आइसोलेट है। अगर आइसोलेट पाकिस्तान के हवाले से बात की जा सकती है, लेकिन दुनिया भर के अंदर पार्लियामानी जमहूरियत जहां जहां पर मौजूद हैं, वहां पर बहुत ऐसे मैटर्स जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो सकते, दुनिया कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाया जा सकता है। एनीवेज, रुबीना साहिबा, आपसे सवाल मेरा ये था कि बिलावल साहब ने मुझे आपने बात तो करने नहीं दी। आपकी बात से मैंने 2 दफा आपसे वही सवाल, अगर बिठाना है तो फिर आप रमेश भाई असल में ब्रेक का वक्त था। मैंने कहा कि मैं शामिल गुफ्तगू कर लूं रुबीना साहिबा को, उसके बाद ब्रेक से वापस आके तफसीली तौर पर आप अगला जो आप पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उस पर चले जाएंगे। पिछला पॉइंट चूंकि आपने सेरा से जवाब दे दिया था, हमारी होती है रिसर्च इन चीजों के ऊपर। जी बस आपकी मर्जी है। चले सर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद डायरेक्टली आपकी रिसर्च पूछते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर उमेश कुमार जो कह रहे हैं कि इन मामलों पर हमारी बाकायदा रिसर्च है, सेंसिटिव मैटर है, पार्लियामेंट के सामने नहीं लाया जा सकता था, वो क्या रिसर्च है, इस ब्रेक के बाद जानते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि हमारे साथ डॉक्टर उमेश कुमार साहब मौजूद हैं। वो ये कह रहे थे कि उनकी रिसर्च के मुताबिक, और ये अगर खास तौर पर कुलभूषण यादव वाला इशू देखा जाए तो यहाँ पर ये इतना सेंसिटिव मैटर था कि इसको पार्लियामेंट के सामने उस तरह से नहीं रखा जा सकता था, इस पर डिबेट नहीं हो सकती थी। दैट इज द रीजन कि ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, सदारती ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। रमेश भाई, थोड़ा सा आप एनलाइटन कर दीजिएगा हमें, क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसी सेंसिटिव उसके अंदर इंफॉर्मेशन थी? दुनिया भर के बहुत से ममालिक ऐसे हैं और बहुत से केसेस हमने देखी हैं पार्लियामेंट्स के अंदर डिबेट्स होती, वो इससे ज्यादा सेंसिटिव मैटर्स लग रहे होते हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? मैं चाह रहा था कि रुबीना के पास जाए, मगर आपने अब पूछा है। मैं सिर्फ ये आपको कहूँगा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा एक अहमियत वाली भी है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, क्योंकि सुपर पावर या दूसरा सुपर पावर होने की जो कोशिश करने वाला, तीसरा ईरान, चौथी तरफ गल्फ कंट्रीज, इन सब का पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस भी है, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस भी है। इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस इस वजह से कि पाकिस्तान ने कर्जों के अंदर दबे हुआ है और हर मुल्क का यहाँ पे इंटरेस्ट है। इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। दूसरी तरफ हमारा बहुत ज़्यादा मुखालिफ मुल्क इंडिया, और उनके हर मुल्क के साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप इतनी है कि आप ये तो ईरान और चाबहार वाला, चाइना वाला भी हुआ, नहीं तो ईरान जो पाकिस्तान की दिल है वो भी इंडिया के साथ एग्रीमेंट करके बैठा था। मतलब एक बिजनेस टाइज इतनी है। तो ऐसे हालात के अंदर हमें बहुत सेंसिटिवली भी जाना पड़ता है। कुछ इन्फ्लुएंस भी होते हैं जिसकी वजह से मजबूरी भी होती है। तीसरी चीज़ ये कि आलमी जगह पे, आलमी तनाज़र में अगर देखा जाए
कि अगर आईसीजे के फैसले रिवीजन के आए, चाहे जो है वो काउंसलर रसाई किया है, अगर उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं तो एक तरफ से उनके लिए भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है कि अगर हम उनको एक्सेप्ट नहीं आप ये करते कह रहे हैं हैं तो कि उसके ड्रॉबैक क्या है, एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी अप्रिशिएट क्या है, पोजीशन है वो इस तरह की है कि उन सारी पाकिस्तान चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं आज की पाकिस्तान इस आज की पोजीशन में हुकूमत ने नहीं जो था। फैसला किया वो है, दुरुस्त फैसला था आपकी राय में। रुबीना कायम खानी साहिबा की तरफ मैं जान जाऊंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। बिलावल साहब जो बात कर रहे थे पार्लियामेंट में, एक तो दो चीज़ें उसके अंदर, एक इशू उन्होंने रेज किया, बड़ी अच्छी बात है, ऑपोजिशन अवाम को बताना चाहिए था, उससे अच्छी बात है, लेकिन साथ ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि अगर हम ये ले आते तो हमारा जीना हराम हो जाता, हमारे खिलाफ धरना दे दिया जाता। उससे फिर इस चीज़ की स्मेल आती है कि वो बेसिकली बदला लेना चाह रहे हैं, जो इमरान खान साहब कहते रहे या PMLN उनकी जमात के बारे में कहती रही। देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी में हमेशा हर चीज़ पे, वो अच्छी करे या कभी कोई भी कुछ भी अगर मतलब मुल्क की वफाद की खातिर हो और वो उनको नज़र ना लोगों को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, रमेश कुमार साहब ने, कि हम रिसर्च करते हैं, हमें कुछ चीज़ों का पता होता है, बिहाइंड दी सीन कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जो आपको जो आम लोग हैं उनको नजर नहीं आ रहा होता, तो उस प्रोस्पेक्टिव में जो है वो बात की गई। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे इस तब्दीली सरकार का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि जो चीज़ खास तौर पर जिन चीज़ों के खिलाफ धरने दिए जाते रहे, जिनके खिलाफ जो है वो मुजाहरे किए जाते रहे, डी चौक को जो है पूरी और इदारों के ऊपर हमले होते रहे, PTV देख लें या पार्लियामेंट के सामने जिस तरह से इनका एहतजाज होता था, लेकिन आज क्या ऐसी चीज हो गई है कि जो चीज वो कहते थे कुलभूषण यादव को जो है वो फांसी दी जानी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए, ये इंडियन जासूस है, लेकिन आज क्या ऐसा हो गया? देखिए, एक चीज हमेशा मतलब आप दुनिया के जो है वो जमहूरी मुल्कों में आप देख लें, पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो अपनी जगह होती है और पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होनी होती है उन इश्यूज की जो है वो अलग ही एक सेंसिटिव होती है। वो जाहिर सी बात है, इसमें मेंबरान है आपके, इट मींस के उनके ऊपर आपको एतमाद नहीं है, अपनी पार्लियामेंट के ऊपर आपको एतमाद नहीं है, जो आप जो है वो सदारती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रुबीना साहिबा, बिलावल साहब ने कहा कि NRO दे दिया कुलभूषण यादव को, इससे पहले फलां को NRO दे दिया वजीर आजम, इमरान खान ने फलां को NRO दे दिया, फलां को NRO दे दिया। जब वजीर आजम कहते थे कि ये पार्लियामेंट में स्पीचेस और मुझ पर तनकीद इसीलिए करते हैं कि मैं NRO नहीं देता, उस वक्त तो आप लोग कहा करते थे कि ये NRO दे ही नहीं सकते, तो अब बिलावल साहब को कैसे लगना शुरू हो गया कि इमरान खान NRO दे सकते हैं? देखिए, NRO तो मतलब एक आपके वर्ड्स हैं जो आप यूज करते हैं, जो खासतौर पर पॉलिटिशियंस के ऊपर और खासतौर पर पीपल्स पार्टी, और वो उनके ऊपर एक इल्जाम लगता रहा है। लेकिन हमें ये देखने में आ रहा है कि जो इंडियन जासूस हो या कोई भी ऐसा मतलब जो मुल्क की मुफाद में जो चीजें नहीं हो, उनको जो है ये PTI प्रोटेक्ट कर रही है, NRO दे रही है, जो कि मैं ये कहूंगी और कोई भी पाकिस्तान का अवाम जो पार्लियामेंट में, तो आपकी पार्टी किसी दौर में कहती थी कि गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए किसी पर, और किसी के इंटेंशन पर इस हद तक शक कर लेना कि ये दुश्मन मुल्क को जानबूझकर। आप ये देखें, जो इंडिया का रवैया है, जो भारत का रवैया पाकिस्तान के साथ है, क्या हमें भी उनके साथ हमें इस तरह से दोस्ताना रवैया रखना चाहिए या उनको जवाब देना चाहिए? जब शख्स जो है वो एक्सेप्ट कर चुका है, सही, आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया। मैं शेख साहब को भी जरा पूछ लूं इस बारे से। मतलब एक चीज वो प्रूव हो चुकी है कि आप मतलब वो जासूसी करता रहा है पाकिस्तान के इदारों की, तो उसे किसी भी तरह से रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। मतलब आप पाकिस्तान में जो लोग होते हैं, जो एक खासतौर पे जो रमेश कुमार साहब कल तक तो वजीर आजम इमरान खान साहब NRO नहीं दे सकते थे किसी भी मामले पर, आज बिलावल साहब कह रहे हैं कि एक नहीं 6-7 मामलों का उन्होंने जिक्र किया। मतलब जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है मैडम, यही पूछने लगा हूँ, रमेश साहब से पूछने लगा हूँ, उनका ओपिनियन देख लें। आज वो खान साहब के पास अपेरेंटली आपकी पार्टी के चेयरमैन के पास पावर आ गई है NRO। जब आपने ये रुबीना से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा गुड क्वेश्चन, कि कम से कम आप यही कहते थे पहले कि ये चीज़ें नहीं कर सकते, अब कहते हैं कर सकते हैं, तो कम से कम एक लाइन तो लें। मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिक्स के अंदर, जब शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ ही, मैं उस वक्त नून में था, कहते थे कि NFC रिव्यू होना चाहिए, आज कहते नहीं रिव्यू होना चाहिए, कहते थे कि पाकिस्तान स्टील मिल प्राइवेटाइज होना चाहिए, आज कहते हैं नहीं होना चाहिए,
कम से कम आदमी की डायरेक्शन वो होनी चाहिए कि आप उस तरफ बैठे या उस तरफ बैठे। और मुझे ये नहीं समझ में आता, मुझे भी 18 साल हो गए ऐसी पॉलिटिक्स इन असेंबली में, मगर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी जहां पे मैं कहूँ उस तरफ मैंने ये बात की थी, इस तरफ मैंने ये बात की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी अगर कोई गलती है, कल ख्वाजा आसिफ वाला जो अभी आपने इंटरव्यू दिखाया, अगर अपनी कोई गलती है तो उसको भी मानना चाहिए। अगर वो कहता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, रिव्यू वाला हो गया, काउंसलर असई वाला, तो ये भी कहना उसको चाहिए था। इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि मैं समझता हूं हमारा उस टाइम का ये डिसीजन भी गलत था। मुझे ये समझ वाकई नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जब ये कहती है कि रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए थी, तो चाह क्या रहे हैं? मतलब मैं मैडम रुबीना आपकी तरफ दोबारा आता हूं। मैं कैसर अहमद शेख साहब से जरा सेम सवाल पूछना चाह रहा हूं। शेख साहब आपकी पार्टी पहले आईसीजे कोर्ट का ऑर्डर था। रमेश भाई एक मिनट सिर्फ मुझे शेख साहब से जरा पूछने दीजिए। था आप ही गए हो, आप ही उसके ऑर्डर। सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे जरा शेख साहब से सवाल ये पूछ लेने दीजिए। एनआरओ के हवाले से, एनआरओ की बाबत आपकी पार्टी के लीडरान, उनमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब शामिल हैं, मरियम नवाज की इस हवाले से ट्वीट्स मौजूद हैं। शेख साहब, इमरान खान एनआरओ नहीं दे सकते। अब आपकी पार्टी के लीडरान कह रहे हैं कि इमरान खान ने इसको भी एनआरओ दे दिया, इमरान खान ने उसको भी एनआरओ दे दिया। तो फिर इमरान खान की बात ये दुरुस्त साबित नहीं हो जाती शायद, जब वो कहते हैं कि ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं ऑपोजिशन वाले, आप लोग। अब आप इस बात को ज्यादा डिटेल में जाएं कि एनआरओ ये बहरहाल ऑर्डिनेंस निकला है, और ये रमेश कुमार बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जमहूरियत में। देखिए मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा सेंसिटिव इशू है, कौन सा नहीं। जब से मैं तो पिछले 97 से मैं पार्लियामेंट में हूँ, हम वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं और सब इलेक्ट होके आते हैं। यहाँ आते हैं तो हर चीज सेंसिटिव हो जाती है। कौन सी चीज है जो पार्लियामेंट में डिबेट होती है, डिस्कस होती है? ऑर्डिनेंस का कोई मकसद नहीं है। पहले तो ये तय हो जाना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन करते आप रमेश कुमार खुद पॉलिसी पे बड़ा लिखते भी हैं और डिबेट भी करते हैं। बात तो ये है कि हमारे मुल्क का मामला है, तो जो कुछ इंडिया है उसने एनेक्स कर लिया कश्मीर को। जितना सेंसिटिव ये मैटर है, तो ज्यादा डिबेट होनी चाहिए। और अगर हम डिबेट के ये कोई नया अमल बनाते हैं, तब तो पूरी दुनिया में इसकी अहमियत भी हो। अब आप ऑर्डिनेंस करेंगे और उसका वन साइडेड वोटिंग करा लेंगे, उसका फायदा क्या होगा? क्या दुनिया में इमेज है? तो एनआरओ वाला मैंने गुजारिश की थी सर, अगर इशू है बता दिए वाले से मैं आपसे पूछ रहा था, आप कैसे उनके पास पावर आ गई वजीर आजम के पास एनआरओ देने की? वहाँ हमारे जो सारे हमारे लायर्स वो जो बहस कर रहे हैं और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो कौन सी चीज है जो पता नहीं? हर चीज तो सामने आ रही है। जो कुछ तभी उसको काउंसलर बार दी, 2 बार दी, अगर वो काउंसलर रसाई में आ ही नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? इंडिया वाले अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ये सारी चीज मनवा रहे हैं, और उसके बाद हमारा ये ऑर्डिनेंस निकालना वो हमारे फेवर में बात नहीं जाती। पाकिस्तान जो मामला, और यही कहते रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कि मोदी के यार है हम, अभी ये बात बजाय सर वो कहते रहे मोदी, आपका कहना अब ये जरूरी हो गया क्या कि अब आप भी बदला लेंगे, अब आप भी पॉइंट स्कोर पूरा करेंगे, आप तो फिर ही जाके मामला खत्म होगा कि आप भी कहेंगे ये मोदी का यार है? सब एक है। रुबीना साहिबा, जब आप ये कहती हैं कि कुलभूषण यादव को, आपकी बात से मैं जो डिड्यूस कर रहा हूं, जो मैं अखज़ कर रहा हूं, आप ये कहना चाहती हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के दौर में हुआ कि भारत वहां पर गया और हम भी वहां पर चले गए, उस फैसले की, उस मामले की पैरवी करने के लिए नहीं जाना चाहिए था उस वक्त, और उसी वक्त फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था कुलभूषण यादव को। आप ये कहना चाह रही हैं रुबीना साहिबा? देखिए, जो भी एक चीज तो हमें खासतौर पर इस पाकिस्तानी जो है वो एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जो भी हमारे मुल्क की मुफाद में जो अगर कोई मतलब पॉलिसी या कोई ऐसा इशू या कोई ऐसा पर्सन अगर नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसको जब आप मतलब ये अगर यही जासूस अगर इंडिया में पकड़ा जाता, क्या उसे छोड़ दिया जाता? नहीं, छोड़ा तो अभी हमने भी नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा था, ब्रेक आने वाली है, सिर्फ कोई रिलैक्सेशन दी जाती? नहीं दी जाती, बिल्कुल भी नहीं दी जाती। किस किस्म की रिलैक्सेशन है? इस रिलैक्सेशन से आखिर हो क्या जाएगा, ये भी तो बता दें आप। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कम से कम बता देते थे कि किस किस्म की रिलैक्सेशन दे दी है, क्या ही कर दिया कुलभूषण यादव उनसे जो है वो एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, वो क्या है? ऑर्डिनेंस वाले मामले पर देखें, मैंने आपके साथ कहा और रमेश कुमार साहब ने भी उस बात की तायद की कि ये ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामानी जमहूरियत में कोई इतना अच्छा इकदाम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कितना को बड़ा रिलैक्सेशन दे दिया, कितना को आराम मिल गया भारत को इस ऑर्डिनेंस आने के साथ।
ये सवाल मैं आपसे कर रहा था। एनीवेज, मैंने तो आपसे ये पूछा था, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि हम उसमें चाय पिला के उसको भेज दिया। अच्छा, ये खैर नेशनल इश्यूज हैं, इन पर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको सेम पेज पर होना चाहिए। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 5 अगस्त आने को है। 5 अगस्त वो दिन जिस दिन कश्मीर की आईनी हैसियत भारत ने खत्म की। हम अभी तक उस पे डिस्प्यूट में है। एज अ नेशन हम उस पे इकट्ठे होकर एक यकजहती का पैगाम दुनिया को नहीं दे पाए। उसके हवाले से क्या ऑपोजिशन और हुकूमत का कोई लाएअमल है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 5-6 दिनों में एक पेज पर आ जाएंगे उस हवाले से? इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। 5 अगस्त आने को है, कुछ ही दिनों बाद। 5 अगस्त वो तारीख जिस दिन भारत ने कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील कर दी। उस हवाले से पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट भी किया। उस हवाले से पाकिस्तान उसके बाद से एक, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, एक रॉबस्ट पॉलिसी अपनाए हुए है, फॉरेन पॉलिसी। लेकिन उस पर एक पेज पर क्या हमारी ऑपोजिशन और हमारी जो हुकूमत है वो आ पाएंगे, एक ही पेज पर आ पाएंगे और एक यकजहती का पैगाम दुनिया को दे पाएंगे कि नहीं? रमेश कुमार साहब, क्या ऐसा खास करने जा रही है हुकूमत इस हवाले से? ये जो डे आ रहा है, जो एनिवर्सरी आ रही है कश्मीर के हवाले से, अब तक तो अब आप पर सुकूते कश्मीर के इल्जाम लगना शुरू हो गए। दूसरा, मेरा सिर्फ एक छोटी सी बात सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि कुछ खास करें बजाय इसके कि आधा घंटा निकल के बाहर खड़े हो जाएं या एक हाथों की जंजीर बना लें, और कोई ऐसा प्रैक्टिकल इकदाम आप लोग क्या लेने जा रहे हैं? देखिए, एक चीज पाकिस्तान को क्रेडिट जाती है कि कश्मीर के हवाले से या इंडिया के हवाले से जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो सारी, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, मगर सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाते हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं। मगर जब हुकूमत जो लीड करती है वो किसी भी कामयाबी के ऊपर जाती है तो कम से कम जो भी लोग, जो ब्रेन होते हैं, उनको पता है कि उसके अंदर इनपुट डाले, मगर वो नहीं चाहते हैं कि इस टेन्योर में ये चीज़ जो है वो रिजॉल्व हो। ये चीज़ जो है ना निकलनी चाहिए, और ये मैंने माजी से देखा है। कश्मीर का मसला मुशर्रफ के टाइम पे मैं समझता हूँ हल हो जाना चाहिए था, और हल हो रहा था, मगर उस टाइम पे भी कुछ रुकावटें हुई जिसकी वजह से वो स्टॉप हो गया, और अब चीज़ें और ज़्यादा बरतर हो गई है। मगर बरतर होने के बाद इंडिया ने जो नेशनलिटी का बिल पास किया, उसके बाद फिर हमें एक ऐसी पिच मिल गई जिसकी वजह से हम ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकते थे। मगर आज भी इंडिया इतने ज़्यादा जुल्मों के बावजूद भी आलमी तौर पे हमसे ज़्यादा मजबूत है। उसकी चीज़ें, उसकी वजह बिजनेस टाइम्स, रमेश भाई, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन करें क्या? सवाल ये है, यहाँ पे सवाल ये नहीं है, ये सब कुछ तो हमें पता है, ये सब कुछ तो ऑपोजिशन भी कह रही है कि ये मामला यूं है, हम उस हिसाब से भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल स्टेज पे जिस तरह से हमें करना चाहिए, या हम अब कर नहीं सकते ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस खास तौर पर। लेकिन आगे करना क्या है? खुदा की तरफ से वक्त तय है, खुदा की तरफ से वक्त तय है कि जहाँ पे भी जो स्ट्रगल शुरू होती है वो स्ट्रगल नेक नियति के साथ जहाँ पे भी होती है वो नतीजा खेज जरूर बनती है। 1940 में स्ट्रगल शुरू हुई, 1947 7 साल उस वक्त की भी स्ट्रगल थी। आज भी अगर 70 सालों से ये स्ट्रगल चल रही है और दम नहीं तोड़ रही तो इसका मतलब ये स्ट्रगल भी जरूर कम लाएगी। मगर ये सेज किस हुक्मरान के सेज के ऊपर बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसका बैकबोन है, और पाकिस्तान की किस गवर्नमेंट के अंदर ये मसला हल होगा, स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या ऐसी स्ट्रेटजी है? ये क्या ही अच्छा हो मैडम रुबीना कि हम 5 अगस्त को ऑपोजिशन, हुकूमत, खास तौर पे अवामी नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ, एक पेज पर नजर आए, यक जुबान नजर आए, एक ही बात करते हुए नजर आए, एक मैसेज जाए दुनिया को। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से, अल्लाह करे कि यूं हो जाए, लेकिन अब क्या आप सजेस्ट क्या करेंगे? बिलावल साहब सजेस्ट तो कुछ ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं जी कोई पॉलिसी बनाएं, कोई आप इनपुट खुद भी दे सकते हैं, वो क्या हो सकता है ऐसा मामला? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमेशा अगर आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की भी स्पीच अगर सुनते हैं जी। तो हमेशा आपको उनकी बातों में यही नजर आया होगा कि कंसेंसस। आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर का अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखें, हमने नून लीग जो खास तौर पर एक मतलब मेन जो हमारा ओपोनेंट था, हम उस जमात के साथ बैठे हैं, मतलब एक उस पे पेज पे। आज भी हमने हमेशा ये बात की है
कि आपने सुना होगा कोरोना जैसा कोई इशू हो या कोई भी अगर फॉरेन पॉलिसी हो या जो भी हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के ये वर्ड्स होते हैं कोई भी सेंसिटिव इशू पे कि हमें जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो सियासत नहीं करनी, हमें जो है मुल्क की सियासत। ये बात आपकी दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, एक पेज पर होना चाहिए, लेकिन वजीर कहते हैं कि क्या ऐसी सजेशन है पहले बता दें, बैठ के उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। पार्लियामेंट का फ्लोर वहां पर मौजूद है, आपकी पार्टी के लीडरान जब वहां पर तकारीर करते हैं तो क्यों नहीं वो कोई ऐसी सजेशन बता देते हैं जिसको बाद में हुकूमत अडॉप्ट कर ले, उस पर आप लोग मिलकर मशवरा कर लें, उस पर किसी किस्म का कंसेंसस हो जाए। क्या हो सकती है ऐसी ऑप्शन? ब्रीफली बता दीजिएगा, टाइम खत्म हो रहा, मैंने शिक्षा की तरफ कोई लिया ही नहीं है। वो बिठाएंगे तो हम सजेशन देंगे ना, हम उनके साथ बैठेंगे ना। उन्होंने कश्मीर का इशू हो या कोई भी इशू हो, कोई भी हेल्थ का इशू हो, उन्होंने कभी जो है अपोजिशन को जो है वो एक पेज पे नहीं रखा। उन्होंने अपने डिसीजंस खुद किए हैं और उसका नतीजा जो है हमेशा गलत होता है। जब आप अपोजिशन को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो कंसेंसस नहीं लेते तो वो फिर आपको आप फिर, क्योंकि आप देख लें जो इनकॉम्पिटेंसी पीटीआई की हुकूमत में नजर आती है, इनकी ना फॉरेन पॉलिसी है, ना जो है इनको इनसे इकोनॉमी संभाली जा रही है, ना हेल्थ के इश्यूज इनसे संभाले जा रहे हैं, तो ये फिर इस तरह के ही हालात पैदा होंगे जो आज 2 साल बाद जो लोग पहले 2 साल पहले जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनकी अगर आप देखें हालात जो है वो इनकॉम्पिटेंसी इतनी नजर आ रही है कि मुल्क बजाय इसके स्ट्रेंथन होने के या किसी अच्छी कैसर अहमद शेख साहब, आपसे सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी ऑप्शन हो सकती है, दो हरफी बता दीजिएगा, उस पर जिस पर हुकूमत बैठ जाए आपके साथ चले, ना भी बैठे तो कम से कम आपकी तरफ से एक ऐसा सोल्यूशन आ जाए कि लोगों को लगे कि यार वाह बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, और ये कश्मीर पर अगर मामला कर लिया जाए तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जो ये हुकूमत जिस पॉलिसी पर आप तनकीद करते हैं वो उस पॉलिसी को फिर लोग भी देख पाएं कि जी इसमें आखिर गलती है क्या, इस पॉलिसी में ऐसी क्या चेंजेस हो सकती हैं? जी देखिए साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारी पॉलिसी टोटल फेलियर हो गया क्योंकि हमारा शहरक जो कश्मीर है और 73 साल से हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के ऊपर डिपेंड करती है। इंडिया ने कब्जा कर लिया, हम उन्होंने आईनी तौर पे अपना उसको कर लिया, उसके बाद हम उसका रिएक्शन क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। देखिए दुनिया के कई ममालिक ने, सऊदी अरेबिया और चीन के अलावा मलेशिया, शायद ईरान ने भी थोड़ी बहुत, हमें दुनिया के किसी और मुल्क ने हमें सपोर्ट ही नहीं की। आज उनका इलेक्शन हुआ और यूएन काउंसिल में वो मेंबर बन गए और उसके दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनको वोट दिए। इतना बड़ा स्टेप हुआ। हमारी तो मेन पॉलिसी यही है ना, कश्मीर हमारी शहरक है, उस पर उन्होंने तसल्लुत जमा लिया और जो भयानक वहाँ पे हालात हैं, जो खौफनाक उन्होंने वहाँ पे मामलात के, उसके बावजूद आपने पूछा कि मुस्लिम लीग की क्या। ठीक, बहुत शुक्रिया। का वक्त खत्म हो गया है। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर उमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, रुबीना कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान का ये नेशनल इशू है, इस पर पाकिस्तान को एक यूनाइटेड फ्रंट शो करने की ज़रूरत है। डायलॉग था ये जो आप देख रहे थे, डिबेट थी, इसमें किसकी राय कितनी वजन रखती है फैसला आपने करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।